हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्नातक। आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम एंड बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए योर लॉज योर राइट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं, जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये वीडियो जो है सेमेस्टर थर्ड एंड फिफ्थ दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। और इस वीडियो में हम वन शॉट वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें आपके सभी चैप्टर्स से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम इस वीडियो में ही डिस्कस कर लेंगे, जो जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इन वीडियोस के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एकलव्य स्नातक 1 के नाम से है, जहां पर आपको सभी पीडीएफ जो है अवेलेबल करवा दी जाती है। आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, दैट व्हाट इज एन एफआईआर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एफआईआर एंड अ कंप्लेन। एफआईआर क्या होता है और एफआईआर और कंप्लेन में क्या डिफरेंस होता है। आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत बार ये वर्ड सुने होंगे, एफआईआर, कंप्लेंट, बट परंतु इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये होता क्या है, उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, सो एफआईआर बेसिकली स्टैंड फॉर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर को हम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट भी कहते हैं। एफआईआर बेसिकली पुलिस के द्वारा करवाई जाती है, और ये जो होता है एफआईआर, वो एक बेस की तरह काम करता है पुलिस के लिए, ताकि वो आगे इन्वेस्टिगेशन कर सके और भी ज्यादा एविडेंस को कलेक्ट कर पाए। तो इस वजह से वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखते हैं, पुलिस के द्वारा लिखा जाता है ये। ठीक है, ताकि उनको जो भी केस हुआ है, जो भी बात हुई है, उसके बारे में फर्स्ट मतलब थोड़ी थोड़ी डिटेल्स मिल सके। हुआ किसके साथ है, कहाँ हुआ, कब हुआ, ये सारी चीजें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन उनको मिल सके। तो ये बेसिकली पुलिस के लिए होता है, पुलिस लिखते हैं इसको। ठीक है, so FIR stands for First Information Report, and it is a formal document basically filled by law enforcement agencies when they receive information about the commission of a cognizable और offense। जो भी offense हुआ है, उस offense के बारे में जब पता चलता है, कोई भी serious offense है, तो ये बेसिकली जो लॉ इन्फोर्समेंट होते हैं उनके द्वारा लिखी जाती है। ठीक है, एफआईआर। ठीक है, एंड एफआईआर इज द इनिशियल स्टेप इन स्टार्टिंग अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। जो भी क्राइम हुआ है, जब उसका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है, तो उसका फर्स्ट स्टेप बेसिकली एफआईआर होता है, एफआईआर लिखी जाती है। ठीक है, और इट सर्व्स एज द बेसिस फॉर द पुलिस टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, गैदर एविडेंस एंड प्रोसीड विद द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के आगे बढ़ना। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारा एफआईआर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द पुलिस on receipt of information about commissions or correct occurrence of an offense. It can be filled in the cases of cognizable offenses only। तो जो ऑफेंसेस हुआ है उसके बारे में भी लिखा जाता है एफआईआर में, कि क्या क्या हुआ है, किसके द्वारा हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली एफआईआर होता है। ठीक, और दूसरी ओर जब हम कंप्लेन की बात करते हैं, ऑन दी अदर हैंड, अ कंप्लेंट इज अ स्टेटमेंट सबमिटेड बाय एन इंडिविजुअल और एंटिटी टू रिपोर्ट अ परसीव्ड रॉन्ग डूइंग और ऑफेंस। तो बेसिकली कंप्लेंट जो होती है वो किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा लिखी जा सकती है। कोई आम नागरिक भी होता है जो कंप्लेंट करवा सकता है। कोई भी अगर ऑफेंस हुआ है और उस ऑफेंस के बारे में अगर आप वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं, उसके बारे में लिखवाते हैं, तो वो बेसिकली आपका कंप्लेंट होती है। ठीक है, और जब पुलिस लिखती है आपसे पूछकर, आपने कंप्लेंट में क्या होता है, आप खुद ही जाते हैं और बताते हैं पुलिस को कि ये चीजें हुई हैं। ठीक है, और एफआईआर में क्या होता है, पुलिस आपसे पूछती है कि क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है। ठीक है, ये एक छोटा सा डिफरेंस आप ये भी समझ सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली एफआईआर एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, एंड दूसरी ओर जो कंप्लेंट है वो आपके द्वारा किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा किसी भी ऑफेंस या कोई भी गलत चीज अगर हुई है, उसके उसको लेकर कंप्लेन कराई जा सकती है। ठीक है, सो अ कंप्लेंट कैन बी मेड to various authorities including law enforcement agencies, regulatory bodies और even internal organization departments। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट है, कोई फॉर्मल एजेंसी भी है, वो भी जो है कंप्लेन करवा सकती है। जैसे अगर आपको कोई भय हो रहा है, मतलब आपको कोई शक है कि आगे चलकर ये होने वाला है ऑफेंस या कुछ गलत काम हो सकता है, तो आप पहले ही उसका जो है कंप्लेन करवा सकते हैं। ठीक है, so while an FIR is typically filled by the police upon receiving information about a crime, a complaint can be filled by anyone affected by an alleged offense। So basically एफआईआर जो है पुलिस के द्वारा लिखी जाती है, इंफॉर्मेशन या किसी भी क्राइम जो भी हुआ है उसके इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। ठीक है, और जो कंप्लेंट है वो बेसिकली एनीवन, किसी के द्वारा भी लिखवाई जा सकती है जिसने उस ऑफेंस को झेला है या उसके साथ अगर कोई इफेक्ट हुआ है तो। सो द मेन डिस्टिंक्शन in their origins is a complaint is a report, a complaint is a report made by a citizen to the police। ठीक है,
एलिजेस एंड दैट अ क्राइम हैज बीन कमिटेड, जिसके साथ भी हुआ है क्राइम या कोई इफेक्टेड हुआ है उससे, तो वो कोई भी सिटीजन हो सकता है जो कंप्लेन करवा सकता है, ठीक है। वाइल एन एफआईआर इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द पुलिस बेस्ड ऑन द कंप्लेंट रिसीव्ड, जो भी कंप्लेन रिसीव हुई है उसके बिहाफ पे पुलिस जब डॉक्यूमेंट तैयार करती है तो वो बेसिकली एफआईआर होता है, और जब आप कोई भी सिटीजन कोई बात बताते किसी क्राइम के बारे में बताते हो वो बेसिकली कंप्लेंट होता है। तो आई होप कि आपको कंप्लेंट एंड एफआईआर के बीच में अच्छे से डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज अरेस्ट एंड हाउ इज अरेस्ट मेड? अरेस्ट क्या होता है? अरेस्ट आपने कई बार सुना होगा, इसको अरेस्ट कर लिया, इसने क्राइम किया था तो उसको अरेस्ट कर लिया गया पुलिस के द्वारा। तो बेसिकली अरेस्ट होता क्या है और ये करा कैसे जा सकता है, किसी भी पर्सन को अरेस्ट क्यों किया जा सकता है, किस बिहाफ पे किया जा सकता है, इसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। सो अरेस्ट एंड डिटेंशन आर इम्पोर्टेंट टूल्स फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन ऑफेंस। कोई भी अगर ऑफेंस होता है, कोई भी क्राइम हो रहा है, तो उसमें अरेस्ट बहुत, किसी भी पर्सन को जिसके ऊपर भी शक है या ऐसा शक जा रहा है उस पे, पुलिस को ऐसा लगता है कि ये कर सकता है, तो उसको बेसिकली अरेस्ट करना इंपॉर्टेंट है, ताकि आगे की जो चीजें हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसके बारे में पुलिस जो है पूछताछ कर सके और भी ज्यादा चीजें जो है गैदर कर सके, ठीक है। फॉर इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और इन्वेस्टिगेशन जो है वो इफेक्टिव तरीके से हो सके, इसके लिए भी अरेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। An arrest refers to the legal process of taking an individual into custody by authorized law enforcement personnel due to their alleged involvement in a criminal offense. तो बेसिकली अरेस्ट जो होता है एक लीगल प्रोसेस होता है जो किसी भी ऑथराइज्ड लॉ इन्फोर्समेंट के द्वारा कराया जाता है। कर सकती है कोई, जो ऑथराइज्ड लॉ होगा, इन्फोर्समेंट होगी, वो जो होगा वो किसी भी इंडिविजुअल को लीगल प्रोसेस के द्वारा उसको अरेस्ट में कस्टडी में ले सकता है बेसिकली। तो किसी भी इंडिविजुअल को कस्टडी में लेना बाय लॉ इन्फोर्समेंट अरेस्ट कहलाता है, ठीक है। कि उस पर्सन पे बेसिकली शक जब होता है किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट को, ये बंदा जो है, ये पर्सन जो है इंडिविजुअली, वो किसी क्रिमिनल ऑफेंस में अगर शामिल है, तो जब वो लॉ इन्फोर्समेंट के द्वारा उसको कस्टडी में लिया जाता है तो वो प्रोसेस बेसिकली अरेस्ट होता है, अरेस्ट करना कहलाता है, ठीक है। सो इट्स restricts the arrested person's freedom to movement and is a significant step in the criminal justice system। तो इस अरेस्ट करने से क्या हो जाता है कि वो कोई भी पर्टिकुलर जिसको अरेस्ट किया गया है तो उसका ना फ्रीडम बेसिकली कुछ समय के लिए रुक जाता है और वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता है और उससे पूछताछ पूरी करी जाती है, ठीक है। सो अरेस्ट इन इंडिया आर टिपिकली मेड अंडर प्रोविजन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो सीआरपीसी जो है उसके द्वारा बेसिकली अरेस्ट ज्यादातर किया जाता है, ठीक है। टू इफेक्ट एन अरेस्ट अ पुलिस officer must have reasonable ground to believe that the person has committed cognizable offense। ऐसा नहीं होता कि अरेस्ट करना एक कस्टडी में लेना बात है, तो ऐसा नहीं है कि पुलिस जाएगी और किसी को भी कस्टडी में ले लेगी, किसी को भी अरेस्ट कर लेगी। जब तक पुलिस के पास एक ग्राउंड लेवल का पूरा अच्छा रीजन नहीं होता है किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने का, तब तक पुलिस जो है किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती विदाउट एनी रीजन, ठीक है। सो द ऑफिसर मस्ट इन्फॉर्म द अरेस्ट पर्सन अबाउट द ग्राउंड्स फॉर देयर अरेस्ट, देयर राइट्स टू रिमेन साइलेंट एंड द राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। तो बेसिकली पुलिस जिसको भी अरेस्ट कर रही है उसके सारे रीजन बताना उस पर्सन को इम्पोर्टेंट होता है पुलिस को, क्योंकि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, आपने क्या क्राइम किया है, ठीक है। और उसकी जितने भी लीगल रिप्रेजेंटेशन होंगी, कोर्ट में जाएगा या जहां पे भी उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसकी रीजन क्या है बेसिकली, तो वो बताना एक ऑफिसर को जरूर हो जाता है जिसको भी अरेस्ट किया जा रहा है उस पर्सन को, ठीक है। सो द पर्सन कैन बी डिटेन्ड फॉर क्वेश्चनिंग, ताकि उस पर्सन को पता तो चले उसको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, ठीक है। एंड द पुलिस मस्ट adhere to guidelines to ensure the arrest is not arbitrary or abusive, ठीक है। एंड वंस अरेस्टेड द पर्सन इज ब्रॉट बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। ऐसा नहीं है कि अगर पुलिस किसी को कस्टडी में ले लेती है तो वो अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग कभी तक, लंबे समय तक भी वो अपने पास ही उसको जो है कस्टडी में रख सकती है, ऐसा नहीं होता है। मैजिस्ट्रेट के सामने उसको विद इन अ 24 आवर्स प्रेजेंट कराना इंपॉर्टेंट होता है कि उस पर्सन को, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को आखिरकार कस्टडी में क्यों लिया गया है, उसको अरेस्ट क्यों किया गया है, ठीक है। सो द मैजिस्ट्रेट असेस the legality of the arrest and decides whether the arrest is individual should be released on bail or further remanded in custody। so basically जब मैजिस्ट्रेट के सामने उस पर्सन को लाया जाता है तब मैजिस्ट्रेट जो है वो फाइनल करती है कि उस पर्टिकुलर पर्सन को जो है अरेस्ट किया गया है तो क्या उसका रीजन सही है, क्या उसको बेल देना है या आगे फर्दर कस्टडी में उसको रखना है, ठीक है।
सो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। व्हाट इज बेल एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ बेल? So bail refers to the temporary release of an accused person from custody during the pendency of criminal trial. तो देखिए, आपको पता होगा कि जब कोई भी क्राइम होता है और किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, तो उसको कोर्ट के सामने ले जाया जाता है, मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाता है कि उसने जो भी ऑफेंस किया है, उसको क्यों कस्टडी में ली गई है, उसका ऑफेंस क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है, पूरी तहकीकात करी जाती है, ठीक है। सो बेसिकली बेल क्या होता है? बेल तब होता है कि आपको पता है कि मैजिस्ट्रेट का जितना भी फंक्शन होता है, जितनी भी चीजें होती हैं, वो बहुत लंबे समय तक चलता है, ठीक है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है उनका बेसिकली। तो उस प्रोसेस के दौरान अगर किसी भी इंडिविजुअल को बेल चाहिए फॉर शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड, किसी भी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रिलीज चाहिए, टेम्पररी रिलीज चाहिए होता है, तो उस सिचुएशन में वो पर्सन जो होता है बेल लेता है, ठीक है। एंड और ऐसा भी हो सकता है कि अगर उसका क्राइम कोई मतलब बहुत ज्यादा हाई नहीं है, बहुत ज्यादा इतना इफेक्ट करने वाला नहीं है, तो वो पर्सन जो है कुछ अमाउंट देकर जो है वो अपनी बेल ले सकता है। परंतु अगर इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा दोबारा रिपीट होता है, तो उसको दोबारा जो है कस्टडी में लिया जा सकता है, ठीक है। सो बेसिकली टेम्पररी रिलीज के लिए जो है बेल का उपयोग किया जाता है। एंड इट अलाउज द अक्यूज टू बी फ्री अंटिल द ट्रायल कंक्लूजन प्रोवाइडेड दे meet certain condition to ensure their presence in court and prevent any obstruction of justice। तो बेसिकली बेल जो होता है वो थोड़े टाइम के लिए रिलीज मिल जाता है उस पर्सन को जो भी कस्टडी में था, ठीक है। और उसको लेकिन बेल के साथ कई कंडीशन दी जाती हैं कि आप बिना बताए आप इस शहर को छोड़ के नहीं जा सकते, आप कुछ ये ऐसा नहीं कर सकते, मतलब कुछ कंडीशंस होती हैं, बेल की भी कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। So bail can include monetary deposit, surrogate, a personal recognized where the accused pledge a specific amount of money or assets। कोई मनी हो सकती है, स्पेसिफिक अमाउंट हो सकता है, या फिर कोई एसेट हो सकता है जिसके भी आपको उस पर्सन को बेसिकली बेल मिलेगा, ठीक है। एडिशनली कंडीशंस में इन्वॉल्व सरेंडरिंग पासपोर्ट, अटेंडिंग कोर्ट हियरिंग, हायरिंग, ठीक है, कोर्ट की आपका अर्जियां जो है लगानी पड़ेगी, कोर्ट में जाना पड़ेगा, रिफाइनिंग फ्रॉम सर्टेन एक्टिविटीज, कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जहां पे आप नहीं कर सकते, जो आप नहीं कर सकते। एंड नॉट टैम्परिंग विद द एविडेंस और विटनेस, और विटनेस जो है या एविडेंस जो है उसके साथ आप टैम्परिंग नहीं कर सकते, ये कुछ कंडीशंस होती हैं बेल की, ठीक है। बेल डिसीजंस आर मेड बाय कोर्ट्स, ऑफ कोर्स कोर्ट ही बेल की जो है डिसीजन लेती है, कंसिडरिंग फैक्टर्स सच एज द सीरियसनेस ऑफ द alleged offense and the evidence presented, the accused criminal history and the likelihood of them feeling और influencing witness, जो भी witness है उसके थ्रू। सो बेसिकली अगर हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करें बेल का, तो बेल की प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है टू बैलेंस द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस विद द नीड टू सिक्योर द एक्यूज प्रेजेंस ड्यूरिंग लीगल प्रोसीडिंग। तो जो भी लीगल प्रोसीडिंग हो रहा है, लीगल प्रोसेस जो चल रहा है, उसमें बेसिकली उसके इनोसेंस को बनाना और बैलेंस करना उसके प्रिजम्पशन को, ये बेसिकली प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है बेल का होता है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डिस्क्राइब राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 को। आपको आपके क्वेश्चन में आर्टिकल 14 को भी डिस्क्राइब करने के लिए पूछा जा सकता है, या फिर राइट टू इक्वालिटी, या फिर बोथ का आपको दिया जा सकता है, दोनों को ब्रैकेट में भी दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप ये याद रखना, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, ओके। सो द राइट टू इक्वालिटी कंटेन्स टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉजेस, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो आपको आई थिंक आपको पता होगा कि कानून के समक्ष जो होते हैं सभी बराबर होते हैं, और कानून के लिए सभी बराबर हैं, चाहे आप किसी भी कास्ट से आते हैं, रिलीजन से आते हैं, किसी भी तरीके से आते हैं, आप कानून के समक्ष बराबर हैं। और आपके जितने भी लॉज हैं वो भी सभी के लिए बराबर हैं, भले ही आप बहुत अमीर आदमी है, बहुत गरीब आदमी है, परंतु कानून के जितने भी लॉज हैं वो आप पे इक्वली ही लगेंगे, आपके आप फॉलो करेंगे इक्वली, लॉ सभी पे फॉलो करते हैं, और कानून के समक्ष जो है सभी इक्वल होते हैं, कानून की नजरों में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है, ठीक है। सो बेसिकली ये होता है राइट टू इक्वालिटी। सो द इक्वालिटी बिफोर लॉ इंश्योर्स द एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया irrespective of ascriptive ascriptive characteristic must be treated equal before the law। तो इसमें बेसिकली द इक्वालिटी बिफोर लॉ में क्या होता है कि एवरी सिटीजन जो है किसी भी कंट्री का, वो बिल्कुल कानून के समक्ष जो है बिल्कुल बराबर है, ठीक है। एंड दिस प्रोविजन डज नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीबडी merely based on status, position, rank और whomsoever commits, ठीक है। तो ये किसी भी
टाइप के किसी के भी बिहाफ पे जो है आपके साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो सकता है कानून की जब बात आती है तो, ठीक है। और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और जब हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करते हैं तो सजेस्ट दैट एवरी पर्सन इंजॉयज द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विदाउट एडवर्स डिस्क्रिमिनेशन और स्पेशल ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी अच्छे घराने से आ रहे हैं, अमीर आदमी से हैं आप, तो आपके साथ बिल्कुल स्पेशल ट्रीटमेंट करा जाएगा, जी नहीं। कानून के समक्ष आप बिल्कुल बराबर हैं, और जैसे सभी के साथ कानून ट्रीट करती है, आपके साथ भी वैसा ही ट्रीट होगा, ठीक है। और आपके लिए जो कानून बना है वो सबके लिए कानून है, ठीक है। एंड इन अदर वर्ड्स इट व्यूज दैट ऑल पर्सन आर नॉट अफेक्टेड इक्वली बाय लॉज इन द सेम वेज, ठीक है। सो लॉ विल फॉलो इट्स कोर्स फॉर सिमिलर पीपल इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस। एक जैसा ही और सभी सर्कमस्टांसेस में एक जैसा ही लॉ जो होता है सब पे फॉलो होता है, और कानून के नजरों में सभी इक्वल हैं, चाहे आप किसी भी कास्ट के हैं, रिलीजन के हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली राइट को इक्वालिटी होता है, आर्टिकल 14। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कमेंट ऑन प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, आर्टिकल 22, ठीक है। तो अरेस्ट के बारे में और डिटेंशन, कुछ केसेस में डिटेंशन भी मिल जाती है, उसके बारे में आपको कमेंट करना है, ठीक है। सो आर्टिकल 2022 की बात करें, सॉरी आर्टिकल 2022, सॉरी आर्टिकल 22 of the constitution empowers individuals against unlawful arrest and detention by the state। अगर किसी भी इंडिविजुअल के साथ बिना किसी लॉ को फॉलो करे उसको अरेस्ट कर लिया गया है बिना किसी रीजन के, उस सिचुएशन में डिटेंशन कैसे मिलती है स्टेट के द्वारा, इन सभी के बारे में, ठीक है। सो द सिंपल फैक्ट रिगार्डिंग अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इन guiding by certain measures in which as soon as possible the arrest of the person be informed to his or her relative or family members, be disclose the charges under which the arrest is made and can have right to obtain consent। तो बेसिकली जिस भी पर्सन को अगर किसी को अरेस्ट किया गया है तो उसके फैमिली मेंबर्स को, उनके रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करना ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस पर्सन को क्यों जो है अरेस्ट किया गया है और किस बिहाफ पे किया गया है, ठीक है। और उसको पूरा अधिकार होता है, अपने राइट होती है उसको कि उसको अरेस्ट क्यों किया गया उसके बारे में जानने की, ठीक है। सो एवरी अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रोड्यूस्ड द नियर बाय मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया। So not to be detained in the custody beyond that period unless the court censured it। तो बेसिकली किसी को भी डिटेंशन नहीं मिल जाती है आसानी से जब तक कोर्ट नहीं बोलता है, तो अगर कोर्ट ने बोला ठीक है आपको डिटेंशन मिल सकती है तभी आपको जो है डिटेंशन मिल सकती है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं व्हाट इंफॉर्मेशन इन एफआईआर मस्ट इंक्लूड। तो जब आप एफआईआर लिखवाते हैं तो ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आवश्यक होती है, होनी ही चाहिए एफआईआर में, ठीक है। सो इट शुड इंक्लूड द नेम, एड्रेस, द फोन नंबर ऑफ द कंप्लेंट एंड द एक्यूज इन द केस द एक्यूज इन नो। तो जो भी ऑफेंस हुआ है, क्राइम हुआ है, वो किसके साथ हुआ है, उसका नाम क्या था, एड्रेस क्या था, फोन नंबर क्या है, उसे रिलेटिव्स का अगर फोन नंबर है तो वो भी, ठीक है। तो ये चीजें इन्फॉर्म जरूर होनी चाहिए। एंड इट शुड इंक्लूड द डेट टाइम एंड प्लेस, डेट टाइम प्लेस तो ऑफकोर्स होनी ही चाहिए ऑफेंस जब भी हुआ है उसका। इट शुड इंक्लूड द डिटेल्स ऑफ द कमीशन ऑफ द cognizable offense including the details of the circumstances in which the crime took place। तो जिस भी circumstances में वो क्राइम हुआ है उस क्राइम के दौरान कौन कौन से कमीशन जो हैं या फिर कौन कौन सी चीजें जो इन्वॉल्व थी, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, कौन कौन सी अथॉरिटीज इन्वॉल्व थी, उसके बारे में लिखना जरूरी होता है ना। कौन सी जगह पे हुआ है वो लिखना जरूरी होता है। इट शुड ऑल्सो इंक्लूड एनी थर्ड पर्सन डिटेल हु हैव बीन अ विटनेस टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। तो जो भी ऑफेंस हुआ है उसके लिए कोई तीसरा पर्सन की डिटेल्स भी होना आवश्यक होता है, ताकि जो उस पर्टिकुलर क्राइम का विटनेस रहा हो उसके बारे में भी डिटेल्स लिखना एफआईआर में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। And also it should also detail about the method in which the offense took place, weapons used, and details related to injuries caused therefore। और एफआईआर में इन सारे इंफॉर्मेशन के साथ साथ ये भी लिखना इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी पर्टिकुलर ऑफेंस हुआ है, क्राइम हुआ है, वो कैसे हुआ है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें हुई हैं, उसमें कौन कौन से वेपन का यूज किया गया है अगर हुआ है तो, है ना। और सारी रिलेटेड डिटेल्स लिखी जाती है कि किसी को अगर इंजरी हुई है तो किसको हुई है, कहाँ पर हुई है, किस समय हुई है, कितनी ज्यादा हुई है, ये सारी इंफॉर्मेशन किसी भी पर्टिकुलर एफआईआर में लिखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो फर्दर
all such details that are important for the information to be complete and competent for it to be called a cognizable offense should be clearly provided. तो बेसिकली जो भी ऑफेंस हुआ है, क्राइम हुआ है, उसके सारे इंफॉर्मेशन इतने अच्छे से एफआईआर में लिखे जाने चाहिए ताकि अगर इन्वेस्टिगेशन में किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है, किसी भी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, तो वो एफआईआर से मिल सके और वहां से जो है पुलिस को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो और पुलिस को ज्यादा इन्वेस्टिगेशन को करने में और आसानी हो। ठीक है, और सारी क्लियरिटी हो जानी चाहिए एफआईआर लिखते समय कि क्या क्या ऑफेंस हुआ है, किसके साथ, किस सिचुएशन में, कहाँ पे क्या टाइम था, क्या इंजरी हुई है, क्या वेपन यूज करे गए, ये सारे इन्फॉर्मेशन बेसिकली होनी ही चाहिए। तो आई होप कि आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is PDVA Act 2005 and what are the some key provisions of this act? पीडीबी एक्ट क्या है और इसके सम की प्रोविजंस क्या है उसके बारे में आपको बताना है। तो बेसिकली पीडीबी एक्ट जो है वो वुमेन्स की डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्शन करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, सो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ठीक है, एंड दिस इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन एम्स टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन एंड रेमेडीज टू वुमेन हु एक्सपीरियंसेस डोमेस्टिक वायलेंस। तो जिस भी वुमेन्स को डोमेस्टिक वायलेंस को अगर फेस करना पड़ रहा है या उनके साथ अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो उनको लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए, इन सभी से बचाने के लिए, उनको एक प्रोटेक्शन देने के लिए जो कि लीगल हो, इस एक्ट को बनाया गया है। ठीक है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस में या तो फिजिकल हो, सेक्सुअल हो, वर्बल हो या साइकोलॉजिकल हो या मेंटली हो, अगर वो डोमेस्टिक स्फेयर में हुआ है तो उससे प्रोटेक्शन देने के लिए इस एक्ट को बनाया गया है। ठीक है, और अगर हम इसके कुछ की प्रोविजन की बात करें तो दिस एक्ट हैज sub has come to include physical, sexual, verbal, and psychological violence that is constantly perpetrated against women in the domestic sphere by either use of physical force or verbal use। चाहे वर्बली उससे अब्यूज किया गया हो या फिर फिजिकली फोर्स किया गया हो, अगर डोमेस्टिक स्फेयर में किसी भी वुमेन के साथ ऐसा होता है, चाहे वो सेक्सुअल हो, वर्बल हो या साइकोलॉजिकल हो, वायलेंस अगर किसी भी तरीके का वायलेंस होता है वुमेन्स के साथ, चाहे फिजिकल चाहे अब्यूज के साथ, तो उससे प्रोटेक्शन देने के लिए इस एक्ट को बनाया गया है। बेसिकली ये इसका एक की प्रोविजन है। और दूसरे की अगर हम बात करें, दिस एक्ट हैज विद इन द ambit of who all can file the complaints against violence in the domestic sphere by including mother, sister, wife, widow or partners living in a शेयर्ड हाउस। ऐसा नहीं है कि केवल उसके हस्बैंड के साथ ही ये केस होगा। अगर उसका कोई वुमेन है, अगर उसका कोई हस्बैंड उसके साथ किसी भी तरीके का वायलेंस करता है तो केवल उसी के साथ होगा, जी नहीं। डोमेस्टिक स्फेयर में अगर उसके किसी भी, चाहे वो मदर हो, वाइफ हो, सिस्टर हो, अगर किसी भी तरीके का किसी भी विमेन के साथ, चाहे वो किसी की मदर है या सिस्टर है या वाइफ है, अगर उसके साथ कोई भी वायलेंस करता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, अगर डोमेस्टिक स्फेयर में उसके साथ वायलेंस हो रहा है तो उसमें इस एक्ट के थ्रू जो है इसमें कार्यवाही करी जाएगी। ठीक है, सो द कंप्लेंट कैन बी फिल्ड नॉट जस्ट अगेंस्ट हस्बैंड ओनली बट ऑल्सो अगेंस्ट एनी अदर मेल और फीमेल मेंबर्स लिविंग इन द डोमेस्टिक स्पेस। ठीक है, तो किसी भी वुमेन के साथ अगर कोई भी हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल मेंबर हो, अगर वो उसके साथ वायलेंस कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट जो है इस एक्ट के थ्रू काम किया जाता है। ठीक है, सो this act has therefore increased the ambit of domestic by including those who had shared their household at the same point। ठीक है, तो ये जो मतलब हाउस होल्ड शेयर करते हैं, जो भी डोमेस्टिक स्पेयर में रहते हैं, तो उनके साथ किसी भी तरीके का वॉयलेंस ना हो, उनका रिलेशन जो कि चाहे वो मैरिटल रिलेशनशिप हो, है ना, या उससे नेसेसरी नहीं होता ये। ठीक है, जो मैरिटल रिलेशनशिप में भी अगर किसी तरीके का वॉयलेंस हो रहा है तो उसमें भी ये काम होता है। ठीक है, उसमें भी इसके थ्रू जो है एक्ट किया जाता है। ठीक है, इस एक्ट के थ्रू। सो द कंप्लेंट कैन बी फिल्ड बाय एग्रीव्ड पर्सन और प्रोटेक्शन ऑफिसर्स और रिलेटिव्स। ठीक है, and this act also has provision for providing the aggrieved party with medical aid and alternative shelter homes if the situation is grim। अगर सिचुएशन कुछ ज्यादा बड़ी है या फिर कुछ ज्यादा बड़े लेवल पे वायलेंस हुआ है तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो या अगर शेल्टर भी चाहिए उस वुमेन को, तो इस एक्ट के थ्रू प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, सो द केसेस व्हेन गोज फॉर हायरिंग hearing can have directions a regain from counseling to stopping forced evictions of women to jails and punishments। तो उस जो भी विक्टिम है, अगर उसके साथ किसी भी तरीके का वायलेंस हो रहा है, तो अगर वो काउंसलिंग से सीख नहीं हो पाता है तो उसको, उस पर्टिकुलर पर्सन को जो है जेल भी हो सकता है, उसको पनिशमेंट भी मिल सकती है, जुर्माना या फिर ठीक है किसी भी तरीके का पनिशमेंट भी उसको मिल सकता है। ठीक,
सो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है डिफाइन लिव इन वेज, मिनिमम वेज एंड फेयर वेज। तो वेजेस तीन टाइप के होते हैं, उसको आपको डिफाइन करना है, ठीक है। सो द रिपोर्ट सबमिटेड बाय कमिटी इन 1948 डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन मिनिमम वेजेस, फेयर वेजेस एंड लिविंग वेजेस। तो इन तीनों के बीच में डिफरेंशिएट जो करता है वो कमिटी करती है, जिसको 1948 में सबमिट किया गया था, ठीक है। फर्स्ट अगर हम बात करें लिव इन वेज की, तो इसके नाम से पता चल रहा है जिस वेजेस से केवल आपका लिव इन हो रहा हो, मतलब आप केवल अपने जीवन को जी पा रहे हैं, जैसे खाना हो गया, क्लोथिंग हो गया, शेल्टर हो गया, ये आपको मिल पा रहा है, तो ये एक नॉर्मल लिविंग वेजेस हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें मिनिमम वेजेस में, क्या होता है, मिनिमम वेज शुड बी पेड फॉर मेंटेनिंग द competence of the worker and for his other current basic needs like education, medical needs, मेंटेनेंस ऑफ एमेनिटीज। तो मतलब जितने भी रहने का खर्चा हो गया, खाने का खर्चा हो गया, एजुकेशन का खर्चा हो गया, जितने भी और एक्स्ट्रा बेसिक नीड्स हैं, उसको भी जब फुलफिल करा जाता है, तो उसको बेसिकली मिनिमम वेजेस कहा गया है, ठीक है। और फेयर वेजेस में वो अमाउंट होता है while the minimum limit of fair wage is inherently the minimum wages. The upper limit is also fixed in the same way, which can be broadly called the ability of the industry to pay. तो वो फेयर वेज क्या होगा, वो इंडस्ट्री पे डिपेंड करती है कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए फेयर वेजेस क्या हो सकते हैं, जो कि मिनिमम वेजेस से ऊपर ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की अगर हम बात करें, तो ये एक ऐसा एक्ट है जिसके थ्रू अगर आपको किसी, चाहे वो पब्लिक अथॉरिटी हो या कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है, अगर उसमें कोई लाइक संसद हो गया या कहीं भी अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, या अगर कोई बिल पास हुआ है तो उस बिल से रिलेटेड आपको नॉलेज चाहिए, या ऐसा क्यों हो रहा है, अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स को अगर आपको सर्च करना है, तो ये जो एक्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, इसके थ्रू आप उस चीज का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, भले ही वो गवर्नमेंट बॉडी ही क्यों ना हो, ठीक है। तो अदर इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो एक्सेसिबल फॉर द सिटीजन्स। आप अगर उस इंडिया के सिटीजन हैं तो आपके लिए एक्सेसिबल है, ठीक है। सो टेकिंग सर्टिफाइड सैंपल्स ऑफ मटेरियल, ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्टेक्ट, ठीक है, फ्लॉपीज, टेप्स, वीडियो कास्टर्स और इन एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड और थ्रू printouts where such information is stored in a computer or any other devices, ठीक है। तो आप इन तरीकों से जो है, अगर आपको किसी भी तरीके का इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने पब्लिक को अथॉरिटी को लेकर, या किसी प्राइवेट या किसी पब्लिक अथॉरिटी से लेकर, तो आप पब्लिक अथॉरिटी से नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है, ये आपका हक है, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट इसी में आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं दैट आरटीआई इज अ फंडामेंटल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल दैट ग्रांट्स इंडिविजुअल द ऑटोमेटेड टू एक्सेस इंफॉर्मेशन हेल्ड बाय पब्लिक अथॉरिटीज एंड गवर्नमेंट बॉडीज। तो मतलब जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज होती हैं, ठीक है, या गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं, तो उनसे आप जो है इंफॉर्मेशन अगर गैदर करना चाहते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आपका ये इंफॉर्मेशन जो है गैदर करना, ये आपका राइट है, ठीक है। So RTI enables citizens to securitize the functioning of public institution and uncover potential corruption and make informal decisions. अगर कोई informal decision हो रहा है, corruption हो रही है, अगर आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ है, तो आपका ये हक है, आप उस चीज के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। It ensures that governments are unanswerable to the people by allowing them to question decisions that affect their lives. तो अगर कोई भी ऐसा गवर्नमेंट जो है, अगर कोई भी ऐसा रूल बनाती है, कोई ऐसी बिल पास करती है जिससे किसी भी सिटीजन का जो है लाइफ अगर इफेक्ट होता है, तो उस सिटीजन का पूरा हक है कि वो उसके बारे में पूरी नॉलेज ले और उसको ठीक करवाए और उसके उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछ सके, ठीक है। So by providing access to previously withheld information, RTI promotes an open and informed society, strengthens the checks and balance within the government, and contributes to the overall health of democracy. जिससे क्या हो कि जो हमारी डेमोक्रेसी है उसका हेल्थ जो है बरकरार रहे और किसी भी तरीके का करप्शन वगैरह ना हो पाए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट इज अपील। अपील क्या होता है? तो अपील की अगर हम बात करें, तो इफ द afflicted party find the judgment given by the national commission dissatisfactory, then that party can file an appeal against such order। अगर किसी भी पार्टी को ऐसा लगता है कि जो भी लाइक नेशनल ने कमीशन ने कमिटी ने जो भी कोई जजमेंट पास किया है, अगर वो सही नहीं है, अगर वो उस जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं है,
तो वो जो पार्टी है वो उसको लेकर एक अपील लगा सकती है कि ये जो भी जजमेंट हुआ है इससे हम सेटिस्फाई नहीं है, ये हमारे खिलाफ है या ऐसा कुछ, हम इससे सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो वो उसके अगेंस्ट जो है अपील दे सकता है, जिसको कोर्ट ऑफ इंडिया विद इन 30 डेज। ठीक है। सो बाय डिपॉजिटिंग 50,000 रुपीज, चाहे आप 50,000 रुपीज जमा करिए या फिर 50% ऑफ द पेनल्टी अमाउंट, जो भी पेनल्टी अमाउंट है उसका 50% देकर, ठीक है, तो आप एक अपील जो है लगा सकते हैं। इट मे बी नोटेड दैट द नेशनल कमीशन इज entrusted with administrative control over all the state commissions so as to attain the aims of consumer protection act। तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसको अटेन करने के लिए उसके एम के थ्रू आप जो है एक अपील जो है लगा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ नोट ऑन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर आपको एक नोट लिखना है। सो द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 is a significant legislation framework in India aimed at safeguarding consumers' rights and interests. It replaced the earlier Consumer Protection Act 1986। तो 1986 में जो पहले बनाई गई थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को, उससे के साथ ही इसको रिप्लेस कर दिया गया है, जिसको 2019 में द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू रिप्लेस करा गया है। ठीक है। सो द एक्ट इनकम्पासेस अ वाइड एरे ऑफ प्रोविजंस टू एड्रेस वेरियस कंज्यूमर्स ग्रीवनेंस एंड इंश्योरेंस फेयर प्रैक्टिसेस इन द मार्केट, ताकि मार्केट में हर किसी का इक्वल पार्टिसिपेशन हो, हर किसी के हक का ध्यान रखा जाए, किसी के लाइक हक को छीना ना जाए, उनके कंज्यूमर जो भी कंज्यूम कर रहे हैं चीजों को उनका प्रोटेक्शन हो सके, इसलिए इस एक्ट को बनाया गया है और इससे चीजें सारी जो होती है इनेबल होती है। इट establishes a comprehensive mechanism for consumers to seek redressal including the establishment of consumer dispute redressal, ठीक है, commissions at वेरियस लेवल्स। वेरियस लेवल में अगर मार्केट में जितने भी लेवल्स होते हैं उन सभी में कंज्यूमर के प्रोटेक्शन हो सके, उनके राइट्स का प्रोटेक्शन हो सके, इसलिए इस एक्ट को जो है बनाया गया। ठीक है। and the act covers both traditional as well as emerging forms of commerce including e-commerce हो गया, ठीक है, चाहे ट्रेडिशनल है या नई चीजें हैं उससे लेकर, ठीक है, सभी में रिलेटेड होता है। इट empowers consumers with the right to information choice and protection and promotes quicker resolution of dispute। तो कंज्यूमर का ये पूरा पूरा राइट है कि उसको जो चीजें पसंद आ रही है वो उसी को खरीदे, वो उसी में अपने चॉइस बनाए, ठीक है, और उसी से अपना इंफॉर्मेशन गैदर करे। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही है और आप नहीं लेना चाहते तो कोई आप पे ये कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आपको यही लेना पड़ेगा, आप वहां जाके नहीं ले सकते। आपको कहाँ से लेना है, कौन सी चॉइस है, क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है, आप कितने में लेना चाहते हैं, कितने में नहीं लेना चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो आपके कंज्यूमर की प्रोटेक्शन करना ही इस एक्ट का बेसिकली मेन मुद्दा है। ठीक है। द एक्ट emphasizes consumer awareness and strengthen action against misleading advertisement। तो कई बार क्या होता है ना, ऐसे गलत एडवर्टीजमेंट आ जाते हैं, तो जिससे ना आप अवेयर हो सके और आपको साथ कोई चीट ना कर सके, इस वजह से इस एक्ट को बनाया गया है। और इस एक्ट के थ्रू आपको आपके राइट बताए गए हैं, अगर एज अ कंज्यूमर आपके कौन से राइट हैं और आपके साथ कौन जो है मार्केटर जो है आपके साथ क्या चीजें कर सकते हैं, क्या चीज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई वस्तु जो है एमआरपी से ज्यादा दे रहा है तो आप इस चीज को लेकर बात कर सकते हैं आगे, केस भी कर सकते हैं इस चीज पे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एमआरपी पे ज्यादा नहीं, कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। सो एमआरपी से किसी भी वस्तु को ज्यादा प्राइस पे खरीदना एक, ये आपका राइट है। ठीक है। अगर आपके साथ कोई ऐसा कर रहा है कि एमआरपी से ज्यादा दे रहा है तो आप इस चीज को लेकर कंप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है। सो ओवरऑल इट स्ट्रेंथेन्स द लीगल फ्रेमवर्क फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया एंड स्ट्राइव्स टू क्रिएट अ मोर इक्वालिटेबल मार्केट प्लेस। तो मार्केट प्लेस जो है सबके लिए इक्वल हो सके, ये एक मेन एम है इसका। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द फॉरेस्ट राइट एक्ट डू। फॉरेस्ट राइट जो है वो क्या करता है। ठीक है। सो फॉरेस्ट राइट एक्ट को बेसिकली अगर हम बात करें तो 2006 में अपील किया गया था, इसको बना अपनाया गया था। ठीक है। इसका बेसिकली मेन मोटिव ये था कि जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं, जितने भी लोग जंगलों में रहते हैं, उनका रहना खाना हर चीज जंगलों से होता है। उनको क्या हो रहा था कि जब औपनिवेशिक काल में जो रूल्स बनाए गए थे जंगल्स को लेकर, उससे ना उनको इफेक्ट हो रहा था, उनका जो हक था वो उनसे छिन चुका था। तो उस हक को वापस देना उन ट्राइबल्स को मिले, उनका हक उनको वापस मिले। ठीक है। उसके लिए जो है इस एक्ट को बनाया गया था। ठीक है। सो ग्रांट्स लीगल रिकॉग्निशन टू द राइट्स टू ट्रेडिशनल forest dwelling communities,
पार्शियली करेक्टिंग द इनजस्टिस कॉज्ड बाय द फॉरेस्ट लॉ। तो फॉरेस्ट लॉ जो अभी तक चल रही थी 2006 से पहले से, उसकी वजह से क्या क्या चीजें जो हो रही थी वो उनको इनजस्टिस हो रहा था उनके साथ, ट्राइबल एरियाज के लोगों के साथ, पीपल के साथ। तो उसके लिए बेसिकली जस्टिस करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए इस लॉ को बनाया गया है, ठीक है। सो द FRA shifts लीगल अथॉरिटी ओवर कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज फ्रॉम स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट एजेंसीज। तो नेशनल स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट की जो एजेंसीज है उनके थ्रू तक तो है इनको शिफ्ट किया गया है, ठीक है। सो लोकल कम्युनिटीज बाय वेस्टिंग स्टैट्यूटरी फॉरेस्ट राइट विद ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज, ठीक है। तो जो नया फॉरेस्ट कम्युनिटी को लेकर राइट्स बनाए गए हैं उसको जो है पुराने कम्युनिटी से जितने भी फॉरेस्ट से रिलेटेड ट्रेडिशन थे उनको हटाकर और दूसरे राइट्स को शिफ्ट किया गया, ठीक है। तो बेसिकली जो ट्राइबल एरियाज के जो लोग थे उनके साथ जो उनका हक छीना जा रहा था वो उनको बेसिकली वापस देने के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर द गोल्स ऑफ मनरेगा। मनरेगा आपको पता होगा आई थिंक कि ये महात्मा गांधी जी द्वारा बनाया गया था, जिसके तहत जो है ऐसे कर्मचारियों को साल में में काम देने के लिए जो है बनाया गया था, ताकि वो उनका जो है थोड़ा सा भरण पोषण हो सके और उनको अपने ही इलाके में जो है काम मिल सके, ठीक है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस्क्राइब मनरेगा एज अ राइट बेस्ड बॉटम अप डिमांड ड्रिवन एंड सेल्फ सिलेक्टिंग स्कीम, ठीक है। एक सेल्फ सिलेक्टिंग सिलेक्टिंग स्कीम है ये, ठीक है, और राइट बेस्ड है, ठीक है। एंड द मनरेगा कंस्टिट्यूट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम। इसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है बताया जाता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द रूरल हाउस होल्ड, जितने भी रूरल इलाके में जो हाउस होल्ड है, उनके घर है, जो लोग रहते हैं, उसके साथ ही साथ ऑल्सो सीक्स टू स्ट्रेंथन सिविक पार्टिसिपेशन, ताकि क्या हो उनके साथ साथ सिविल में भी पार्टिसिपेशन हो सके, ठीक है। एंड फैसिलिटेट द इनकरेज वुमेन एम्पावरमेंट को भी इनकरेज करा जा सके, उस ये भी इसका जो है मेन मोटिव था, ठीक है। सो द मनरेगा हैज बीन द रिजल्ट ऑफ द फेलियर ऑफ सेवरल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स एंड द रिजल्ट एग्जिस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी अफेक्टेड द रूरल एरिया। तो मतलब जितने भी ऐसे कानून थे जिसके थ्रू रूरल एरियाज को बहुत ज्यादा इफेक्ट होता था, उसको थोड़ा आगे तो रूरल एरियाज के लोगों को व्यापार मिल सके, उनको रोजगार मिल सके, सॉरी, रोजगार मिल सके, उनको वो काम धंधा कर सके, उनकी भी लाइफ थोड़ी सी सुधर सके और वो अपना भरण पोषण कर सके, ये बेसिकली मेन मुद्दा था उनका, ठीक है। और इसमें एक ये भी था, अगर सरकार जो है काम देने में असफल हो जाती है अपने लिमिट उस टाइम के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट में जितना भी टाइम होगा तो उसको वो जो है उसको मजदूरी भत्ता भी देगी, ठीक है। सो द मनरेगा becomes quite important. The aim, objective or goals of मनरेगा are to empower the rural poor through the process of राइट बेस्ड लॉ। राइट बेस्ड लॉ के थ्रू जो पुअर लोग हैं, जो रूरल एरियाज में रहते हैं, उनको एम्पावर करना, ठीक है। और साथ ही साथ टू क्रिएट न्यू वेज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड एक्ट एज अ मॉडल ऑफ गवर्नेंस रिफॉर्म बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रासरूट डेमोक्रेसी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो डेमोक्रेसी का बेस बना रहे, ठीक है। और लोगों को जो है रूरल एरियाज में खासकर उनका जो है थोड़ा सा उनको सरकार के थ्रू हेल्प मिल सके, ये बेसिकली इसका मेन मुद्दा था, उनको एम्पावरमेंट करना, ठीक है। एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सोशल सेफ्टी फॉर द वल्नरेबल ग्रुप्स बाय प्रोवाइडिंग देम अ सप्लीमेंट्री एम्प्लॉयमेंट सोर्स एंड व्हेन अदर एम्प्लॉयमेंट अल्टरनेटिव आर either scarce or inadequate, to act as a growth engine of an our agricultural economy for sustainable development. If implemented effectively, Manrega has the caliber to of transforming the century of poverty. अगर इसको सही से इम्प्लीमेंट किया गया, अगर हो रहा है सही से इम्प्लीमेंट, तो इसमें ऐसा कहा गया था कि इसके थ्रू क्या हो सकता है कि जो पॉवर्टी है उसका सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो सकता है, इसका बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन ही हो जाएगा, ठीक है। सो मनरेगा दस क्रिएट्स कंडीशंस ऑफ including growth which ranges from provision of basic wages security to reviving the rural economic for transformative empowerment process of democracy। तो डेमोक्रेसी में पावर एम्पावरमेंट हो सके रूरल एरियाज के लोगों के साथ, उनकी पॉवर्टी जो है वो खत्म हो सके और उनको थोड़ा सा अपना आगे बढ़े, उनका थोड़ा भरण पोषण हो सके, अपनी उनको रोजगार मिले, अपने ही इलाके में रोजगार मिले, उनको इधर उधर भटकना ना पड़े, ठीक है। और पर्टिकुलर टाइम के लिए उनको रोजगार मिलना फिक्स हो जाए, ये सारी चीजें इसमें प्रोविजन में
जो है, जो कि महात्मा गांधी का एक सपना था, उन्होंने करा था, उसको लेकर जो है ये इसमें जो है सारी बातें करी गई थी, ठीक है। सो आई होप कि आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और हेल्पफुल रहे होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।